हेलो गाइस, आ गया है हानली की जर्नी का नेक्स्ट पार्ट। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लो, नहीं तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये पार्ट भी ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। 3 किलोमीटर और पैदल चलने के बाद हानली ने देखा कि अचानक चारों तरफ चकाचौंध रोशनी फैल गई। वो एक ऐसे विशाल हॉल के सामने खड़ा था जो 3 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा था। वहां लोहे के कवच पहने करीब 100 कल्टीवेटर्स चींटी की तरह इधर उधर भाग रहे थे और अपने काम में बुरी तरह जुटे हुए थे। उस हॉल से दर्जनों रास्ते निकल रहे थे जहां लोगों का आना जाना लगा हुआ था। हानली के चेहरे पर हैरानी की एक लकीर खिंची, पर जैसे ही उसकी नजर ऊपर छत पर गई उसके तो होश ही उड़ गए। उस हॉल की छत कोई चपटी नहीं थी, बल्कि वो एक गोल ऊंची मीनार की तरह ऊपर की तरफ खुली हुई थी। इसका मतलब ये था कि जिस रास्ते से वो आए थे वो उस मीनार की दीवार में बना एक छेद भर था। हानली ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना विशाल पत्थर का टावर कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने जल्द ही अपने झटके पर काबू पाया और चेहरा फिर से सपाट कर लिया। वो हरी आंखों वाला आदमी जो हानली को ले जा रहा था, उसने हानली की हैरानी का बुरा नहीं माना और ना ही उसे आगे बढ़ने के लिए टोका। उसने बस चुपचाप अपना सिर हिलाया और हानली को उस हॉल से बाहर ले गया। जैसे ही हानली बाहर निकला, नज़ारा देखकर उसका कलेजा धक धक करने लगा। जहां तक नजर जा रही थी वहां नीले रंग के विशाल टावर कतारों में खड़े थे, जो गिनती में कम से कम 100 से ज्यादा होंगे। उन टावरों के नीचे छोटे छोटे मकानों और पगोड़ा जैसे ढांचों का अंबार लगा था। कुछ पगोड़ा तो 3 किलोमीटर ऊंचे थे और छोटे वाले भी 300 मीटर से कम नहीं थे। ये शहर इतना विशाल था कि इंसान की अकल चरने चली जाए। हानली दंग खड़ा था, तभी वो दोनों रोशनी की लकीर बनकर एक पगोड़ा के नीचे बनी बिल्डिंग की तरफ उड़ चले। वो हरी आंखों वाला आदमी हानली को 300 मीटर ऊंचे एक पवेलियन के पास ले आया। उस पवेलियन में 10 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर एक रास्ता था। बीचों बीच एक 100 मीटर ऊंचा गेट था जिस पर चांदी के अक्षरों में स्पिरिट फ्लाइट हॉल लिखा था। वो आदमी हानली को चौथी मंजिल पर ले गया। वहां एक छोटा हॉल था जहां से 7 अलग अलग गलियां निकल रही थीं। उस छोटे हॉल में तरह तरह के कपड़े पहने कई कल्टीवेटर्स आपस में हंस बोल रहे थे। हानली ने अपनी पारखी नजर घुमाई तो समझ गया कि ये सब उसकी तरह शुरुआती लेवल के डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन वाले धुरंधर ही थे। जैसे ही हानली अंदर पहुंचा, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। एक काले रंग का सफेद बालों वाला बूढ़ा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में बोला, अरे, ये तो अपने दिग्गज भतीजे झुओ हैं। क्या आज किसी नए साथी को लपेटे में लेकर आए हो? हरी आंखों वाला आदमी सिर्फ एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर था, इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाते हुए बड़े सलीके से जवाब दिया। उसका सख्त चेहरा अब एकदम नर्म पड़ चुका था। झुओ ने बड़े अदब से झुककर कहा, ओ, तो सीनियर यू यहाँ है। ये सीनियर तो वो हैं जिन्हें खुद हेवन गार्ड्स बाहर से पकड़ कर लाए हैं। ये वो बंदा नहीं है जिसने अपनी मर्जी से शहर में कदम रखा है। ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा पसर गया और फिर अचानक कानाफूसी का बाजार गर्म हो गया। एक कल्टीवेटर ने हैरानी से आंखें फाड़कर कहा, हैं, तो क्या ये बंदा सीधा स्पिरिट फ्लाइट टावर से लाया गया है? तभी दूसरे ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोला, अरे, क्या इसका मतलब ये है कि ये किसी दूसरी दुनिया से आया है? तीसरा तो बिल्कुल चकरा ही गया और झिझकते हुए बोला, हाँ, लेकिन ये शुरुआती लेवल का डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? सुना तो यही था कि जब बंदा आखिरी लेवल पर पहुंचता है तभी यहाँ आ पाता है। हानली ने सबकी बातें सुनी और बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सबको हाथ जोड़कर सलाम किया, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। उसके दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे। वो सोच रहा था कि क्या ये सब भी मेरी तरह नीचे की दुनिया से आए हैं? लेकिन ये तो यहाँ के लोकल लग रहे हैं, फिर ये यहाँ डेरा डाले क्यों बैठे हैं? क्या इस स्पिरिट फ्लाइट हॉल का कोई गहरा चक्कर है? झुओ ने गोलमोल जवाब देकर भीड़ से पल्ला झाड़ा और हानली को एक गलियारे से होते हुए एक आलीशान कमरे में ले गया। वो कमरा किसी गुफा जैसा था जहाँ साधना करने के लिए अलग जगह थी और जड़ी बूटियों से दवाइयाँ और हथियार बनाने के लिए अलग इंतजाम था। ऊपर से वहाँ जबरदस्त रिस्ट्रिक्शन के पहरे लगे थे, जिन्हें सिर्फ एक चांदी के सिक्के जैसे मेडल से ही खोला जा सकता था। हानली ने ये सब देखा तो उसे थोड़ा सुकून मिला। झुओ ने उसे कुछ जरूरी बातें बताईं, वो मेडल थमाया और हानली के कुछ पूछने से पहले ही वहां से रफू चक्कर हो गया। हानली अब अकेला था। वो लकड़ी की कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया और हाथ में उस चांदी के मेडल को घुमाते हुए अपनी पुरानी यादों में खो गया। उसने तो सोचा था कि किसी शांत जगह पर जाकर साधना करेगा और अपनी उम्र गुजार देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि नीचे की दुनिया से आने वाले अपने साथ एक अजब सी आबो हवा लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आसमान से गिरने वाली बिजली मौत का साया बन जाती है। उसे समझ आ गया था कि अगर वो उन दो धुरंधरों के साथ यहाँ नहीं आता तो अगली बार की बिजली उसका कचरा कर देती। तभी बाहर से एक आवाज आई जिसने हनरी के ख्यालों की लड़ी तोड़ दी। ल्यू हेदाओ ने बाहर से बड़ी नम्रता से पुकारते हुए कहा, दोस्त, मेरा नाम ल्यू हेदाओ है। क्या तनी फुर्सत है जो 2 घड़ी बात हो सके?
हनली मुस्कुराया। उसे लगा कि चलो, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा, शिकार खुद ही जाल में आ गया। हनली ने मेडल की तरफ हाथ हिलाया और आवाज देते हुए बोला, अरे, सीनियर ल्यू आए हैं, ये तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, अंदर तशरीफ लाइए। जैसे ही उसने इशारा किया, दरवाजे से चांदी जैसी धुंध निकली और दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। वही सफेद बालों वाला बूढ़ा बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। ल्यू हेदाओ ने अंदर कदम रखते हुए बड़े मीठे अंदाज में बोला, हे, तो आपका नाम हान है। उम्मीद है मेरे अचानक आने से आपको बुरा नहीं लगा होगा। हनली ने भी अपनी बरसों की चालाकी दिखाते हुए दांत दिखाए और बोला, हा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। अगर आप नहीं आते तो मैं खुद ही आपसे मिलने बाहर आने वाला था। दोनों ऐसे बतियाने लगे जैसे जन्म जन्म के बिछड़े यार हों। बातचीत के बीच में ल्यू हेदाओ ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ी और पूछा, हे, मैंने सुना कि आपको खुद हेवन गार्ड्स यहाँ लेकर आए हैं, तो आप पक्का किसी नीचे की दुनिया से चढ़कर यहाँ आए हैं। वैसे आप कौन से लोग से आए हैं? हनली ने बड़ी चतुराई से इस सवाल को हवा में उड़ा दिया। उसे पता था कि उसके पुराने दुश्मन इस दुनिया में भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी असली पहचान बताना मतलब आफत को दावत देना था। हनली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, अब मैं क्या ही कहूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग नीचे की दुनिया को किस नाम से पुकारते हैं। जब मैं यहाँ की तौर तरीके समझ जाऊंगा तभी कुछ बता पाऊंगा। क्या आप इसमें मेरी थोड़ी मदद करेंगे? ल्यू हेदाओ जोर से हंसा और बोला, हाँ, अरे मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, आप तो अभी अभी आए हैं, भला आपको क्या पता होगा। खैर, आप जैसे पहली पीढ़ी के लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं। आप लोगों के स्पेशल टेम्परिंग लेवल पर पहुँचने के चांस हम जैसे लोगों से कहीं ज़्यादा होते हैं। यहाँ के बड़े बुजुर्ग आप लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं और आपको तो बिना किसी परीक्षा के सीधा डार्क अज्योर गार्ड बना दिया जाएगा। हनली के कान खड़े हो गए। उसने हैरान होकर पूछा, ये पहली पीढ़ी का क्या चक्कर है, जरा विस्तार से समझाइए। ल्यू हेदाओ ने मुस्कुराते हुए राज खोलना शुरू किया, हे, ये कोई छिपी बात नहीं है। पहली पीढ़ी मतलब आप जैसे लोग जो अपनी शक्ति के दम पर नीचे से यहाँ आए हैं। आप लोगों के शरीर में दूसरी दुनिया की वो अजीब आबो हवा घुसी होती है जिसे साफ करने के लिए 300 साल तक अर्थ क्लेंजिंग पिल खानी पड़ती है। हम जैसे लोग जो आप जैसों की औलादें हैं, हमारे अंदर भी वो हवा थोड़ी बहुत रह जाती है, जिसकी वजह से हमें भी आसमान से गिरने वाली 2 रंग की बिजली का डर रहता है। अगर हम इस शहर में आकर वो गोली न खाएं तो हमारा गुड़ गोबर होना तय है। 5 पीढ़ियों के बाद जाकर वो असर खत्म होता है और बंदा यहाँ का असली निवासी बनता है। हानली ने अपनी पलकें झपकाईं और एक टेढ़ा सवाल दागा, पर ब्रदर ल्यू, आपने तो वो हवा साफ कर ली होगी और आप डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर भी हैं, फिर आप इस शहर को छोड़कर बाहर क्यों नहीं गए? ल्यू हेदाओ के चेहरे पर एक गहरी चमक आई और उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा, हाँ, ब्रदर हान, आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया। सच तो ये है कि यहाँ की हवा साफ होने के बाद भी कोई इस डीप हेवन सिटी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। यहाँ साधना करने की रफ्तार बाकी दुनिया से दुगनी है। जो चीज़ें पूरी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलती वो यहाँ कौड़ियों के भाव मिल जाती हैं। अब आप खुद ही समझ जाइए कि यहाँ डेरा डालना कितना फ़ायदेमंद है। हानली ने अपनी आंखों में एक नई चमक लाते हुए और पूरे जोश में भरकर पूछा, हैं? क्या सच में इस जगह पर ऐसी पवित्र जगहें हैं जहां स्पिरिट ची एकदम ठसाठस भरी हुई है? बूढ़ा आदमी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए और मजे लेते हुए ही करके हंसा और बोला, भाई बात ऐसी है कि इस शहर में ऐसी खेतीबाड़ी वाली कल्टीवेशन की जगहें तो बहुत सारी हैं, पर हमारे पास एक जगह ऐसी भी है जो उन 3 बड़े राजाओं के खास शहरों जैसी टक्कर देती है। लेकिन असली माल तो कुछ और ही है। यहाँ इंसानों और शैतानों के इलाकों से सामान की रेलम-पेल तो रहती ही है, साथ ही ये शहर जंगली इलाकों और हमारी दुनिया के बीच का इकलौता दरवाज़ा है। इस चक्कर में जंगल से ऐसी ऐसी अनोखी चीज़ें यहाँ आती हैं कि देखकर आंखें भटी रह जाएं। ज़्यादातर कल्टीवेटर यहाँ अपनी चीज़ें बेचने या बदलने आते हैं। यहाँ तक कि ऐसी दवाइयाँ भी खुलेआम बिकती हैं जो रातों रात बंदे की किस्मत बदल दे और उसे ऊपर के लेवल पर पहुँचा दे। पर भाई उनकी कीमत सुनकर ही पसीने छूट जाते हैं, बस दूर से देखकर जी ललचाया जा सकता है। बूढ़ा थोड़ी देर के लिए रुका, जैसे कोई गहरी बात बताने वाला हो। फिर उसने आगे कहा, एक और बात है जिसकी वजह से यहाँ के दिग्गज लोग शहर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। हर 10 साल में डीप हेवन सिटी के बड़े बुजुर्ग यानी काउंसिल ऑफ एल्डर्स दुनिया के कायदे कानून और डाओ का ज्ञान बांटते हैं। इससे कल्टीवेशन के बीच आने वाली सारी उलझनें सिलझ जाती हैं। और भाई वो गुरु कोई ऐरे गहरे नहीं बल्कि इंटीग्रेशन स्टेज वाले महारथी होते हैं। ऐसा मौका और कहीं नहीं मिलता। इसीलिए जो एक बार यहाँ के चस्के ले लेता है उसका मन फिर कहीं और नहीं लगता। हानली के चेहरे पर ये फायदे सुनकर खुशी तो आई, पर अगले ही पल उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने सोच में डूबकर पूछा, लेकिन इतने तगड़े और ऊंचे लेवल के कल्टीवेटर इस शहर की रखवाली क्यों कर रहे हैं? माजरा क्या है?
कमरे की दीवारें मशाल की रोशनी में कांप रही थीं और बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़ा लियू एकदम गंभीर हो गया। उसका चेहरा बता रहा था कि बात अब मजाक की नहीं रही। उसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बड़ी तादाद में शैतान कल्टिवेटर भी पहरा देते हैं। शहर का आधा हिस्सा उन्हीं का है। इसके अलावा यहाँ भारी गिनती में डीमन बीस्ट्स और शरीर को लोहे जैसा बनाने वाले बॉडी रिफाइनर्स भरे पड़े हैं। इनमें से आधे तो यहीं के पैदा हुए हैं और बाकी बाहर से आए हैं। हमारे बुजुर्गों की टोली में 10 से ज्यादा इंटीग्रेशन स्टेज के दिग्गज हैं। अब इतनी ताकत एक जगह जमा होगी तो बाहर की जंगली कबीलों और खतरनाक ट्रू स्पिरिट जैसे राक्षसों की राल तो टपकेगी ही। बुजुर्गों ने यहाँ एक ऐसा खतरनाक और पेचीदा इमॉर्टल फॉर्मेशन बिछा रखा है कि बाहर से हमला करने वालों को पहले इस शहर से टकराना ही होगा। अगर यहाँ इतनी फौज ना हो तो वो कबीले हमें जड़ से मिटा दे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर वाकई में आर पार की जंग छिड़ गई तो आधे से ज्यादा शहर खाक में मिल जाएगा। ये सुनकर हानली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर पूछा, क्या आधा शहर साफ हो जाएगा? बूढ़ा उसे तसल्ली देते हुए बोला, अरे भाई हान, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बाहर वालों का हमला कोई रोज रोज नहीं होता। 60,000 साल या कभी कभी तो लाख साल में एक बार होता है। इतना लंबा वक्त पड़ा है, अभी से क्यों जान सुखा रहे हो? अगर तुम्हारी फूटी किस्मत रही और तुम्हारे जीते जी हमला हो गया तो समझो बस मरने मारने वाली बात होगी। और हाँ, अगर कोई डरपोक डीप हेवन सिटी की रखवाली छोड़कर भागा तो इंसान और शैतान दोनों मिलकर उसकी कुंडली मार देंगे। जब शहर में ऐश की जिंदगी मिल रही है तो थोड़ा खतरा तो झेलना ही पड़ेगा। वैसे पिछला हमला 30,000 साल पहले हुआ था। अभी तो कम से कम 20,000 साल तक चैन की बंसी बजा सकते हो। हानली अपनी ठुड्डी सहलाते हुए गहरी सोच में डूबकर बोला, फ्यू, तो ये बात है। इसका मतलब मुझे यहाँ डीप हेवन सिटी में इसलिए लाया गया है ताकि मेरा फायदा उठाया जा सके। बूढ़ा बोला, बिल्कुल सही पकड़े हो। तुम जैसे जो लोग नीचे की दुनिया से सीधे ऊपर आते हैं उनके स्पेशल टेम्परिंग स्टेज पर पहुंचने के चांस हम जैसे यहाँ के निवासियों से कहीं ज्यादा होते हैं। बुजुर्गों के लिए तुम जैसे हर कल्टीवेटर कीमती सोने जैसा है। वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। और तो और पिछले कुछ सालों से नीचे से आने वाले लोगों की गिनती कम हो गई है। सुना है कि कुछ बुजुर्गों ने अपनी स्पिरिट सेंस नीचे की दुनिया में भी भेजी थी ताकि पता चल सके कि चक्कर क्या है, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तुम भी तो नीचे से ही आए हो, क्या वहां कुछ गड़बड़ दिखी थी? हानली का दिल ये सुनकर धक से रह गया। उसे फौरन अपने उस एल्डर डेविल वाले कांड की याद आ गई, पर उसने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। उसने बड़े आराम से झूठ बोल दिया, नहीं तो मेरी दुनिया में तो सब चंगा था। बूढ़ा थोड़ा मायूस होकर बोला, ओह, ये तो बड़े दुख की बात है। अगर तुम कोई सुराग दे पाते तो तुम्हें भारी इनाम मिलता। खैर, जो लोग हाल फिलहाल में ऊपर आए हैं उन्हें भी कुछ नहीं पता। बस इतना सुना है कि शैतान गुटों को कुछ पता चला है, इसलिए बड़े बुजुर्ग तुमसे ज्यादा पूछताछ नहीं करेंगे। हानली मुस्कुराया और बात बदलते हुए पूछा, अच्छा ब्रदर ल्यू, आपने उन डार्क अज्योर गार्ड्स के बारे में कुछ कहा था। वो नीले कवच वाले लोग कौन हैं? उनके बारे में भी कुछ बता दो। बूढ़े ने सीना फुलाकर कहा, वही तो, डार्क अज्योर गार्ड्स इस शहर के रौबदार योद्धा हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। हमारे नीचे 10 काले कवच वाले सिपाही होते हैं। इसके लिए डीएटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की ताकत चाहिए, पर हर कोई ये गार्ड नहीं बन पाता। तुम तो समझदार हो, फर्क जानते ही होगे। हैनली ने सिर हिलाया और बोला, समझ गया। या तो उनमें लीडर बनने के गुण नहीं होते या फिर वो लड़ाई भिड़ाई में कच्चे होते हैं। मेरा यही अंदाजा है। बूढ़ा बोला, एकदम सही। देखो, यहाँ 2 तरह की ड्यूटी होती है। एक तो वो जिसमें फिक्स काम मिलता है और बाकी समय तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, पर इसमें पैसे कम मिलते हैं और खतरा भी कम होता है। दूसरी ड्यूटी वो है जो बुजुर्ग खुद सौंपते हैं। उसमें जान का जोखिम बहुत है। अक्सर जंगल के खूंखार कबीलों से पाला पड़ता है। पर भाई, अगर मिशन पूरा कर लिया तो चांदी ही चांदी है। पैसे, खजाना, दवाइयाँ, सब कुछ मिलता है। और एक बार मिशन कर लिया तो फिर सालों साल आराम से बैठकर अपनी कल्टीवेशन करो। तुम जब चाहो अपनी ड्यूटी बदल भी सकते हो। हैनली ने शांति से जवाब दिया, ब्रदर लियू, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बूढ़ा हंसते हुए खड़ा हो गया और हाथ हिलाकर वहां से चला गया। उसकी जाते ही हैनली की मुस्कुराहट गायब हो गई। कमरे में फिर से वही मौत जैसी खामोशी छा गई। वो चुपचाप अपने गुप्त कमरे में चला गया और ध्यान लगाकर बैठ गया। उधर वो काला कलौटा बूढ़ा वापस अपने साथियों के पास पहुंचा जो गप्पे मार रहे थे। उसे देखते ही सब लपक कर पास आए और एक ने पूछा, क्यों ब्रदर ल्यू, कुछ उगलवाया उस नए छोकरे से? बूढ़े ने मायूसी से सिर हिलाया और बोला, अरे वो बंदा तो बड़ा मंझा हुआ खिलाड़ी है, मुंह ही नहीं खोलता। बस इतना माना कि नीचे की दुनिया से आया है, बाकी कुछ नहीं बताया। उल्टा मैंने ही उसके सवालों के जवाब दिए।
दूसरा कल्टीवेटर हे हे करके हंसा और बोला, हे भाई नया नया आया है तो चौकन्ना तो रहेगा ही, पर हमारा इरादा बुरा थोड़ी ही है। हम तो बस उससे दोस्ती करना चाहते हैं। आखिर नीचे से आए लोगों का भविष्य बहुत चमकता है। वो सब आपस में मजे से बातें करने लगे, जैसे उनके मन में कोई खोट ना हो, और बूढ़ा लियू बस चुपचाप मुस्कुराता रहा। अगली सुबह हैनली अपने कमरे में पत्थर की मूरत बना बैठा था कि अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपना टोकन इस्तेमाल किया और दरवाज़ा खोला। बाहर सफ़ेद कपड़ों में एक बंदा खड़ा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हैनली ने फौरन हाथ जोड़कर झुकते हुए कहा, प्रणाम सीनियर। ये वही सुनहरे कवच वाला बंदा था जो कल बड़ा खूंखार लग रहा था, पर आज साधारण कपड़ों में बड़ा विनम्र दिख रहा था। वो बंदा थोड़ा नरम होकर बोला, फेलो डाओइस्ट हैन, इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम जाओ वुगुई है। आज ब्रदर ली थोड़े बिजी हैं, इसीलिए मैं ही तुमसे मिलने आया हूँ। हैनली ने उसे सीनियर जाओ कहकर पुकारा और इज्जत के साथ कमरे की सबसे बढ़िया कुर्सी पर बिठाया। बैठते ही जाओ वुगुई ने एक नीला पत्थर यानी जेड पेंडेंट उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, देखो हैन, तुम यहाँ थोड़े समय से हो तो मन में सवाल तो होंगे ही। मैं बात को घुमाऊंगा नहीं। तुम नीचे से आए हो और तुमने उस आसमानी बिजली का सामना बड़ी बहादुरी से किया है, मतलब तुम में दम है। इसीलिए मैंने तुम्हें डार्क एज्योर गार्ड की नौकरी पर लगवा दिया है। ये लो तुम्हारी पहचान की निशानी, इसे संभाल कर रखना। तुम्हें 3rd स्क्वाड 56 की कमान संभालनी है। ये वही 4 लोग हैं जिन्हें तुमने कल देखा था। हैनली ने फौरन हाथ नहीं बढ़ाया और हिचकिचाते हुए बोला, पर सीनियर, मैं तो अभी यहाँ नया हूँ, मुझे यहाँ का अलिफ-बे भी नहीं पता। क्या एकदम से इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना सही होगा? जाओ वुगुई हल्के से हंसा और बोला, अपनी काबिलियत को कम मत आंको। जो भी नीचे से आता है उसे यही पद दिया जाता है, क्योंकि तुम लोग लड़ने में माहिर होते हो। शहर के बारे में तो तुम साल भर यहाँ रहोगे तो अपने आप सब सीख जाओगे। हैनली ने थोड़ी देर उसे घूरा और फिर वो पत्थर थाम लिया। उसने देखा उस पर चांदी जैसी लिखावट से 3rd स्क्वाड 56 खुदा हुआ था। जाओ वुगुई खुश हुआ और उसे शहर की और भी ज़रूरी बातें बताने लगा। उसने अपने थैले से एक सफ़ेद कागज़ जैसा नक्शा निकाला और हैनली को देते हुए बोला, चलो बहुत बातें हो गई। ये जगह सिर्फ कुछ दिनों के मेहमानों के लिए है। जो भी नासेंट सोल के ऊपर का कल्टीवेटर होता है, उसे शहर में रहने के लिए खुद का घर मिलता है। पर हाँ, अच्छे घर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम येड फॉल्ट पवेलियन जाकर अपना इंतज़ाम कर लेना। ये रहा शहर का नक्शा। 1 महीने तक तुम्हें कोई काम नहीं दिया जाएगा। ऐश करो, पर महीने के आखिर में तुम्हें अपना नीला कवच मिल जाएगा और फिर ड्यूटी शुरू होगी। इतना कहकर वो विदा लेकर चला गया। हैनली ने इज्जत के साथ उसे बाहर तक छोड़ा और फिर गहरी सांस लेकर वापस अंदर आ गया। हनली ने जैसे ही उस जेड स्लिप को अपने माथे से सटाया, उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस उसके अंदर उतार दी। पलक झपकते ही उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे बदले जैसे किसी ने पैर के नीचे से जमीन खिसका दी हो। हनली ने बदलते चेहरे के साथ अपनी स्पिरिचुअल सेंस को स्लिप के आर पार घुमाया और अचरज में डूबे अंदाज में बोला, हैं? ये डीप हेवन सिटी तो वाकई में बहुत बड़ी है। ये तो इंसानी इलाकों की तीनों राजधानियों से भी ज्यादा विशाल दिख रही है। उसने कुछ देर और उस जेड स्लिप को सहलाया और फिर बिना किसी शोर शराबे के कमरे से बाहर निकल गया। उसे अब सबसे पहले जेड फॉल्ट पवेलियन जाना था ताकि अपने रहने के लिए गुफा का बंदोबस्त कर सके। झाओ वुगुई की बातों से लग रहा था कि उस जगह में जरूर कुछ झोल है और इसी बात ने हनली की दिलचस्पी जगा दी थी। हनली ने जैसे ही जेड फॉल्ट पवेलियन का रास्ता अपने दिमाग में बैठाया, वो नीली रोशनी की एक लकीर की तरह आसमान में उड़ चला। रास्ते में ऊंची ऊंची पैगोडा जैसी इमारतों के पास से गुजरते हुए उसने वहां मौजूद धुरंधर मुसाफिरों पर अपनी पैनी नजर डाली। वहां कोई लोहे के कवच में था तो कोई आम कपड़ों में। उसने गौर किया कि इन बड़ी इमारतों के पास लोग वर्दी में ज्यादा थे। पीली और सफ़ेद कवच वाले लोग जिनकी ताकत अभी कम या मंझली थी, वो नीचे की मंजिलों पर डेरा डाले हुए थे, जबकि काले और आसमानी कवच वाले दिग्गज बहुत कम नजर आ रहे थे। हनली को अब सारा माजरा समझ आने लगा था। ये डीप हेवन सिटी असल में एक बहुत बड़ा फौजी अड्डा था, जहां कवच के रंग से ही बंदे की औकात और ताकत का पता चल जाता था। करीब 1 घंटे की उड़ान के बाद हनली को दूर एक बहुत ऊंची शहर की दीवार दिखी। उसने अपनी रफ्तार धीमी की और एक साधारण सी दिखने वाली 3 मंजिला इमारत के सामने उतर गया। इमारत भले ही छोटी थी, लेकिन वहां कल्टीवेटर्स का ऐसा मेला लगा था जैसे कोई हाट बाजार हो। उस इमारत के दरवाजे पर बड़े बड़े कलाकारी वाले अक्षरों में जेड फॉल्ट पवेलियन लिखा था। हनली अपनी आंखें सिकोड़कर उस बोर्ड को ताकता रहा और फिर धीरे से अंदर कदम रख दिया। अंदर का नज़ारा किसी तमाशे से कम नहीं था। 100 मीटर चौड़े हॉल में दर्जनों लोग एक बहुत बड़ी नीली स्क्रीन को ऐसे घूर रहे थे जैसे उसमें उनकी किस्मत लिखी हो। उस स्क्रीन पर नक्शा बना था जिस पर चांदी जैसे चमकते अंक और निशान उभरे हुए थे।
वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी चेहरे पर मुस्कान सजाए खड़ा था। हनली ने जब चुपके से अपनी स्पिरिचुअल सेंस घुमाई तो उसके होश उड़ गए। हॉल में खड़े लोग नेसेंट सोल लेवल के थे और वो मुस्कुराता हुआ आदमी तो खुद डीटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का दिग्गज था। तभी एक दुबला पतला बूढ़ा उस आदमी के पास गया और झुककर उसे एक काली चमक वाली प्लेट और सामान वाली झोली थमा दी। उस आदमी ने प्लेट देखी और झोली गायब कर दी। बूढ़े के चेहरे पर चमक आ गई। उसने अपनी प्लेट नक्शे की तरफ लहराई और वहां एक जगह पर लिखा 2 बदलकर 3 हो गया। ये देखकर हनली को समझ आया कि यहाँ तो जमीन की बोली लग रही है। नक्शे पर जहां नीला रंग गहरा और नंबर बड़े थे वहां कब्जा पाना उतना ही मुश्किल था। तभी हनली के पीछे से एक मीठी सी आवाज आई। एक सुंदर सी लड़की ने बड़ी तहजीब से झुकते हुए कहा, सीनियर, क्या आप अपने रहने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश में हैं? हनली ने बड़े ही शांत लेकिन सधे हुए अंदाज में मुड़कर कहा, बात तो सही है, पर मुझे यहाँ की ये पहाड़ कुछ खास पसंद नहीं आ रहे। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सीनियर तो पक्का डीटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के धुरंधर हैं। ये पहली मंजिल तो सिर्फ काले कवच वाले संतरियों के लिए है। आपको दूसरी मंजिल पर चलना चाहिए। हनली के माथे पर सिलवटें पड़ गईं और उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने शक के लहजे में पूछा, तुझे मेरी असली ताकत का कैसे पता चला? तेरी कल्टीवेशन तो इतनी कम है कि तू मेरा अंदाजा भी नहीं लगा सकती। उस लड़की ने झट से अपने हाथ में एक छोटी सी चांदी की प्लेट दिखाई और बोली, अरे सीनियर, आप हैरान मत होइए, मेरे पास ये दबाव नापने वाली प्लेट है। जब तक कोई बहुत बड़ा उस्ताद अपनी ताकत पूरी तरह छिपा न ले, ये प्लेट उसकी औकात बता देती है। हनली ने सोचा कि यहाँ के लोगों की कारीगरी तो गजब की है, छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े राज खोल देते हैं। उसने बस गर्दन हिलाई और लड़की के पीछे पीछे ऊपर चला गया। दूसरी मंजिल का नज़ारा और भी शाही था। यहाँ भीड़ कम थी और सजावट ऐसी कि आंखें फटी रह जाए। वहाँ एक तगड़ा आदमी बैंगनी कपड़ों में शान से बैठा था। हनली ने जैसे ही उसे देखा, उसके अंदरूनी होशो हवास जाग गए। वो आदमी स्पेशल टेम्परिंग लेवल का दिग्गज था। हनली ने उसे दूर से सलाम ठोका और एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। हनली ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए पीछे खड़ी लड़की को इशारा किया और बोला, मुझे यहाँ के इलाकों की ज्यादा जानकारी नहीं है, जरा समझा तो ये क्या चक्कर है? लड़की ने बड़े सलीके से समझाना शुरू किया, सीनियर, इस नक्शे पर 3 बड़े पहाड़ हैं। जेड रैपिड माउंटेन्स में अंदरूनी शक्ति यानी की बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादातर दिग्गज वहीं रहते हैं। वहाँ की जड़ी बूटियां भी कमाल की हैं। अभी कुछ बड़े उस्ताद दुनिया छोड़ गए हैं तो उनकी गुफाएं खाली हुई हैं, इसीलिए वहाँ बहुत छीना झपटी चल रही है। दूसरा इलाका हेवनली साउंड माउंटेन्स है, वहाँ शक्ति थोड़ी कम है पर शांति है। और तीसरा जेड साउंड माउंटेन तो पहले कमज़ोर लोगों के लिए था, पर अब आप जैसे दिग्गजों के लिए भी खोल दिया गया है। वहाँ आपको अकेलापन और बड़ी जगह मिल सकती है। हनली सब सुनता रहा और नक्शे को ताकता रहा। वो लड़की मन ही मन सोच रही थी कि इतना जवान लड़का इतने ऊंचे लेवल पर कैसे पहुंच गया। तभी एक मोटा सा आदमी जिसने बड़े महंगे कपड़े पहन रखे थे आगे बढ़ा। उसने एक डिब्बा और एक जेड का टुकड़ा उस बैंगनी कपड़े वाले दिग्गज की तरफ बढ़ाया। मोटे आदमी ने बड़ी मिन्नत के साथ कहा, सीनियर, मुझे ये 4000 साल पुरानी सिल्वर एमेरल्ड ग्रास मिली है। क्या इसके बदले मुझे एक अच्छी जगह मिल सकती है? बैंगनी कपड़े वाले दिग्गज ने बड़े ही बेरुखे अंदाज में उसे लिया और बोला, 4000 साल वाली घास से काम चलना मुश्किल है, पर ला देखूं तो सही। जैसे ही डिब्बा खुला, पूरे कमरे में एक ऐसी खुशबू फैली कि हनली का कलेजा महक उठा। वो वाकई में कोई कीमती चीज थी। उस दिग्गज ने घास को उलट पलट कर देखा और नाक सिकोड़ते हुए बोला, इसमें 4000 साल होने में कुछ 100 साल कम ही लग रहे हैं, पर चल छोड़, आज मेरा दिल अच्छा है, तेरा काम हो जाएगा। उस मोटे तगड़े आदमी ने चैन की गहरी सांस लेते हुए अंदर ही अंदर सुकून महसूस किया और बैंगनी लिबास वाले उस दिग्गज को मुस्कुराकर शुक्रिया कहा। उसने अपनी नीले रंग की जादुई लटकन उठाई और उस चमकते हुए बिंदु पर छुआ दी जहां नंबर 4 लिखा हुआ था। जैसे ही नीली रोशनी उस नंबर पर पड़ी, वो 4 का नंबर धुंधला हुआ और देखते ही देखते 5 में बदल गया। ये जगह जेड रैपिड माउंटेन्स की सबसे धाकड़ जगह थी, जहाँ की अंदरूनी शक्ति यानी ची सबसे ज्यादा गाढ़ी और जबरदस्त थी। जब वहां बैठे बाकी कल्टीवेटर्स ने ये नज़ारा देखा तो उनके तो जैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया। उनमें से कुछ के मन में भी यही जगह हथियाने का लड्डू फूट रहा था, पर अब उनके मंसूबों पर पानी फिर चुका था और उन्हें मजबूरी में अपना इरादा बदलना पड़ा। वो मोटा आदमी आखिर लेट डेटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का महारथी था, तो उसकी पहुंच और उसकी बातों का वजन बाकी लोगों को दबने पर मजबूर कर रहा था। अपना ठिकाना पक्का करने के बाद वो अपनी गद्दी पर वापस जा बैठा और बड़े मजे से देखने लगा कि अब बाकी लोग क्या गुल खिलाते हैं।
उसकी पसंद देखकर बाकी बचे हुए कल्टिवेटर्स भी एक एक करके खड़े हुए और अपनी जगह चुनने लगे। 2 लोगों ने हेवनली साउंड माउंटेन पर अपना डेरा जमाया, जिनमें से एक जगह खाली थी और दूसरी पर पहले से ही किसी का कब्जा था। अपना चुनाव खत्म करते ही वे दोनों तुरंत पहाड़ से नीचे की तरफ निकल गए। अब जो लोग बच गए थे, वे माथे पर बल डालकर ऐसे सोच में डूबे थे जैसे उनके सामने कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई हो। तभी अचानक हानली अपनी जगह से उठा और सीधा उस बैंगनी लिबास वाले आदमी के पास जा पहुंचा। उसे देखते ही बाकी कल्टिवेटर्स के कान खड़े हो गए। आखिर हानली अभी कुछ ही देर पहले शहर में आया था और इतनी जल्दी उसे फैसला लेते देख सब हक्के बक्के रह गए। हानली ने अपने हाथ के स्टोरेज ब्रेसलेट को सहलाया और एक सफ़ेद पत्थर की नक्काशीदार डिब्बी बाहर निकाली। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने वो डिब्बी और अपनी नीली लटकन उस बैंगनी लिबास वाले तगड़े आदमी की तरफ बढ़ा दी। बैंगनी लिबास वाले उस दिग्गज ने फौरन वो डिब्बी नहीं पकड़ी। इसके बजाय उसने हानली को ऊपर से नीचे तक ताका और अपनी रौबदार आवाज़ में बोला, मैंने सुना था कि शहर में अभी अभी एक नया नवेला पहुंचा हुआ कल्टिवेटर आया है। क्या तुम वही हान नाम के लड़के हो? हानली ने चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आने दी, हालांकि अंदर ही अंदर उसका कलेजा एक पल के लिए कांप उठा था। हानली ने बड़े सलीके से जवाब दिया, जी सीनियर, आप तो बड़े अंतर्यामी निकले। जी हाँ, मैं वही हूँ। उस तगड़े आदमी ने ढीले अंदाज में कहा, अगर ऐसी बात है तो ये तुम्हारा पहली बार ठिकाना चुनना होगा। इसके लिए तुम्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। तुम कोई भी जादुई जमीन मुफ्त में चुन सकते हो। हानली के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई, पर उसने तुरंत मुस्कुराते हुए वो डिब्बी वापस अपनी जेब में रख ली और बोला, सीनियर, आपकी बड़ी मेहरबानी। जब बाकी कल्टिवेटर्स ने सुना कि हानली अभी नया नया ऊपर की दुनिया से आया है, तो वे उसे ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसे कोई अजूबा देख रहे हों। ऐसा लग रहा था कि इस शहर में नए आने वालों की एक अलग ही साख है। उस दिग्गज ने हानली की लटकन को बारीकी से परखा और सिर हिलाकर उसे वापस थमा दिया। हानली ने बिना देर किए अपनी लटकन एक बिल्कुल वीरान और सुनसान इलाके के ऊपर लहरा दी। लटकन से नीली रोशनी निकली और उस नक्शे पर नंबर 1 का निशान छप गया। ये देखते ही वहां मौजूद लोगों में शोर मच गया। हर कोई सन्न था। हानली ने जेड रैपिड माउंटेन की वो जगह चुनी थी जहां की अंदरूनी शक्ति यानी ची सबसे फिसड्डी और रद्दी थी। डेटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के किसी बंदे का उस पहाड़ को चुनना तो समझ आता था, पर वहां और भी अच्छी खाली जगहें थीं। लेकिन हानली ने जानबूझकर वो सबसे बेकार और मामूली कोना पकड़ा। सबकी अकल चरने चली गई थी कि इसने ये क्या किया। उस जमीन का बस एक ही फायदा था कि वहां की शक्ति कम होने के बदले में वो इलाका बहुत बड़ा था वो हजारों किलोमीटर में फैला हुआ, जो बाकी जगहों से कई गुना बड़ा था। पर यहाँ बैठे हर कोई जानता था कि खेती-बाड़ी हो या खुदाई, सब शक्ति के खेल पर टिका है। जमीन चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर मिट्टी में दम नहीं तो ना जड़ी बूटियां उगेंगी और ना ही कीमती पत्थर निकलेंगे। ये तो सीधा सीधा अपना नुकसान करने वाली बात थी। बैंगनी रबास वाला आदमी भी चकित रह गया। उसने काफी देर तक हानली को घूरा और माथे पर शिकन लाते हुए बोला, क्या सच में तुम्हें यही जगह चाहिए? याद रखना, एक बार चुन लिया तो 100 साल तक अपनी बात से पलट नहीं पाओगे। हानली ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मैं अभी इस दुनिया में नया हूँ, बस सर छुपाने की एक जगह चाहिए जहाँ शांति हो। मैं दूसरों के साथ छीना झपटी नहीं करना चाहता। भले ही वहाँ शक्ति कम है, पर कम से कम वहाँ कोई सिरदर्द तो नहीं होगा। उस आदमी ने बड़े ही अजीब भाव से हानली को देखा और हाथ हिलाते हुए अपनी उसी आलसी आवाज में बोला, हे, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। एक बार निशान लग गया तो अब कोई इसे बदल नहीं सकता। हानली ने अदब से सलाम किया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। वो देखना चाहता था कि आगे क्या होता है। तभी एक और कल्टिवेटर उठा और उसने उसी पहाड़ पर बैंगनी लिबास वाले आदमी के पास की जगह चुनी। लेकिन तभी सीढ़ियों पर जूतों की खटखट सुनाई दी और एक शख्स बिना किसी नौकरानी के सीधा दूसरी मंजिल पर चला आया। जैसे ही वहां बैठे लोगों की नज़र उस पर पड़ी, सबके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो मोटा आदमी जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, उसकी आंखों में एक चमक आई और वो खिलखिलाकर बोला, अरे ये तो अपने साथी वेंग है। मुझे नहीं पता था कि आपको भी जमीन के टुकड़े के लिए इस दंगल में उतरना है। आने वाला नीले लिबास में था और सिर पर एक पट्टी बांधे हुए था। उसकी आंखें तिरछी और पैनी थीं, जिससे उसका चेहरा काफी डरावना और जालिम लग रहा था। उसने मोटे आदमी को देखा और मुस्कुराकर बोला, अगर भाई जिन अपना ठिकाना बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये नया आदमी मिड डेटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर था, फिर भी वो उस लेट स्टेज वाले मोटे आदमी से ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई पुराना यार हो। ये देखकर हानली का माथा ठनका और उसने उस नीले लिबास वाले को गौर से देखा। आखिर इस लेवल पर पहुंचने के बाद ताकत का एक पायदान ऊपर होना भी जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है।
हाँ, हानली जैसे युग अलग बात थे, जिनके पास जादुई खजाने, आग उगलने वाली शक्तियाँ और डिवाइन एसेंस फ्यूज्ड लाइट जैसी गजब की टेक्निक थी। अगर ये नीला लिबास वाला बंदा इतने बड़े दिग्गज से बराबरी में बात कर रहा था, तो यकीनन इसमें भी कोई खास बात रही होगी। मोटे आदमी ने अपनी ठुड्डी सहलाई और थोड़ा उलझन में पड़ते हुए बोला, भाई वेंग, मजाक अच्छा कर लेते हो। तुम्हारे पास तो पहले से ही पहले दर्जे की जमीन है, फिर उसे छोड़कर यहाँ क्या लेने आए हो? नीले लिबास वाले ने सबको चौंकाते हुए जवाब दिया, असल में मैं आजकल एक ऐसी गुप्त टेक्निक पर काम कर रहा हूँ जिसके लिए बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुली और बड़ी जगह चाहिए। इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए अपना ठिकाना बदलना चाहता हूँ। मोटे आदमी ने सिर हिलाया, जैसे उसे बात समझ आ गई हो, पर उसके मन में क्या था ये कोई नहीं जानता था। हानली ने जब इन दोनों की बातें सुनी तो उसके माथे पर एक पल के लिए बल पड़ गए। वो नीला लिबास वाला शख्स बैंगनी लिबास वाले दिग्गज के पास गया और झुककर सलाम किया। अंकल जाओ को मेरा प्रणाम, मेरे उस्ताद ने आपके लिए पैगाम भेजा है। उस तगड़े आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, छ, उस सन की बुढ़े का मिजाज तो सड़े हुए फल जैसा है, वो भला मुझे याद क्यों करेगा? खैर, उसने अब तक 6 बड़ी मुसीबतों से अपनी जान बचा ली है, पर मुझे डर है कि 7वीं बार उसकी किस्मत दगा दी जाएगी। ये सुनकर नीले लिबास वाले के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी आई, पर उसने फौरन खुद को संभालते हुए कहा, मेरे उस्ताद पिछले 200 सालों से दुनिया से कटे हुए हैं। वे एक ऐसा जादुई हथियार यानी स्पिरिट ट्रेजर बनाने में जुटे हैं जो अगली मुसीबत को झेल सके। बैंगनी लिबास वाले ने बात काटते हुए कहा, स्पिरिट ट्रेजर? लगता है तुम्हारे उस्ताद की किस्मत तेज है। पिछली बार मुसीबत टालने में उनके सारे हथियार मिट्टी में मिल गए थे, पर उन्होंने फिर से सामान जुटा लिया। चलो, अगर ऐसा है तो शायद वे बच जाएं। अब बहुत हो गई बकवास, मैं ड्यूटी पर हूँ, जल्दी से अपनी जगह चुनो। नीले लिबास वाले ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। उसने फौरन नक्शे पर नज़र दौड़ाई और कुछ नंबरों को देखकर उसका चेहरा उतर गया। उसने अपनी उंगली नक्शे के एक कोने पर रखी और कड़वाहट भरे लहजे में बोला, किसी ने जेड रैपिड माउंटेन्स की उस कूड़ा जगह को चुन लिया है। उसने सीधे बैंगनी लिबास वाले से पूछने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मोटे आदमी की तरफ मुड़कर पूछा, भाईजिन, आप यहाँ काफ़ी देर से हैं, क्या आपको पता है कि ये घटिया जगह किस बेवकूफ़ ने चुनी है? जब मोटे आदमी ने देखा कि वो किस जगह की बात कर रहा है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और उसकी आंखें अपने आप हानली की तरफ मुड़ गईं। नीला लिबास वाला पल भर में माजरा समझ गया। वो तुरंत घूमा और हानली को ऐसे घूरने लगा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। जब उसने देखा कि हानली की ताकत अभी शुरुआती लेवल की ही है, तो उसके चेहरे पर घमंड आ गया और वो रूखी आवाज में चिल्लाया, तो तुम ही हो जिसने वो जमीन हथियाई है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हानली ने कुछ पल चुप रहने के बाद बड़े आराम से जवाब दिया, और शायद अब आपको भी वही चाहिए? नीले लिबास वाले ने अपनी नाक सिकोड़ी और डरावने अंदाज में फुसफुसाया, मेरी खास टेक्निक सिर्फ वहीं पर काम करेगी। अगर अपनी खैर चाहते हो तो खुद ही पीछे हट जाओ, वरना अगर बात लड़ाई तक पहुंची तो फिर मेरा बेरहम रूप देखकर रोना मत। उसकी धमकी बिल्कुल साफ थी। हानली खामोश रहा। उसने जानबूझकर वो बेकार जगह चुनी थी ताकि किसी से पंगा ना हो और वो शांति से साधना कर सके। उसे कोई दुश्मन नहीं पालना था जो उसकी शांति भंग करे। पर उसे क्या पता था कि उसकी यही चाल उल्टी पड़ जाएगी और मुसीबत खुद चलकर उसके दरवाजे पर आ जाएगी। हानली को ये सारा नाटक बड़ा मजाकिया लग रहा था। उसने अपनी आंखों में नीली रोशनी चमकते हुए एक सरसरी निगाह बाकी लोगों पर डाली। बैंगनी लिबास वाला दिग्गज अभी भी बेफिक्री से अपनी कुर्सी पर पसरा हुआ था। उसे जैसे कोई मतलब नहीं था। बाकी कल्टीवेटर्स के चेहरों पर ऐसी चमक थी जैसे उन्हें मुफ्त का तमाशा देखने को मिल रहा हो। हानली ने बहुत ही ठंडे दिमाग से बैंगनी लिबास वाले आदमी से पूछा, सीनियर, अगर मैं ये जगह छोड़ देता हूँ तो क्या मुझे दूसरी जगह चुनने का मौका मिलेगा? उसने बिना किसी भाव के जवाब दिया, नहीं, जगहें गिनी चुनी हैं। हर किसी को बस एक ही मौका मिलेगा हक जताने का। अगर तुम हार गए तो तुम्हें अगले 100 साल तक किसी खाली जगह का इंतजार करना होगा। ये सुनते ही हानली ने एक लंबी ठंडी सांस ली। अपनी जड़ी बूटियों को बड़ा करने और जादुई गोलियां बनाने के काम को 100 साल तक टाल देना उसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। तभी बगल से वो नीला लिबास वाला फिर फुपकारा, 100 साल इंतजार करना फिर भी ठीक है, कम से कम जिंदा तो रहोगे, पर अगर मेरी बात नहीं मानी तो हानली ने उसकी बात सुनी, अपनी भौएं ऊपर चढ़ाईं और एक हल्की सी मुस्कान दी। हानली ने बड़ी बेबाकी से कहा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने लिए कोई और कोना ढूंढ लें। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो। हानली ने बड़े ही कैजुअल अंदाज में अपनी बात अधूरी छोड़ दी, पर उसका इशारा बिल्कुल साफ और कड़ा था।
ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए और पूरे कमरे में जैसे मौत जैसी खामोशी छा गई। हार्मली की कल्टीवेशन अभी अर्ली डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर ही थी और वो शुरू से ही अपनी ताकत छिपाकर भोला बना बैठा था। जब उसने तड़ाक से जवाब दिया तो वहां खड़े दिग्गजों के तो तोते उड़ गए। यहाँ तक कि वो बैंगनी कपड़े वाला आदमी जो पत्थर की मूरत बना खड़ा था, उसके चेहरे पर भी हैरानी की लकीरें खिंच गईं। तीखी भौहों वाले आदमी की आंखों में कत्ल करने वाली चमक कौन थी। तीखी भौहों वाला आदमी गुस्से में उबलते हुए बोला, अरे तुम तो बड़े जिगर वाले निकले। सैकड़ों साल बीत गए पर आज तक किसी कम कल्टीवेशन वाले की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे मुंह पर ऐसी बात कह जाए। ठीक है फिर, 3 दिन बाद जब स्पिरिट लैंड की लड़ाई होगी तो मैं अपना हाथ बिल्कुल नहीं रोकूंगा। हानली ने बड़े बेफिक्र अंदाज में जवाब दिया, उस वक्त आप जो भी वार करेंगे मैं उसे झेलने के लिए तैयार रहूंगा। अभी के लिए चलता हूं। हानली ने बैंगनी कपड़े वाले को हल्का सा झुककर सलाम किया और पवेलियन की दूसरी मंजिल से उतरकर 9-2-11 हो गया। तीखी भौहों वाला आदमी उसे जाते हुए देख अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया। आसमान की ऊंचाइयों में बादलों में खलबली मची थी। हेवनली जेड पवेलियन के बहुत ऊपर वो मोटा आदमी और तीखी भौहों वाला खड़ा था। आसपास की ठंडी हवाएं तेज चल रही थी और नीचे शहर की हलचल किसी धुंधली तस्वीर जैसी लग रही थी। दोनों आपस में गुपचुप बातें कर रहे थे। मोटा आदमी एक मीठी और बनावटी मुस्कान के साथ बोला, सियन भाई, आखिर उस खाली पड़ी स्पिरिट लैंड का तुम करोगे क्या? वहां तो सब राजपाट के सामने नहीं बता पाए, पर मुझे तो बताओ। तीखी भौहों वाला आदमी एक ठंडी आह भरते हुए बोला, सच तो यही है कि मुझे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक को पूरा करने के लिए अपनी गुफा बदलनी पड़ेगी, वरना मैं भला ऐसी सूखी जगह क्यों ढूंढता जहां अंदरूनी शक्ति यानी ची का नामो निशान तक नहीं है। मोटे आदमी ने एक जोरदार ठहाका मारा, जैसे उसे उसकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा ना हो। तीखी भौहों वाले ने चेहरा ऐसा बनाया जैसे वो कहना चाह रहा हो कि अब तुम मानो या ना मानो, मेरी बला से। मोटा आदमी अचानक गंभीर होकर बोला, चलो छोड़ो, जो भी हो दाल में कुछ काला तो है जो तुम छिपा रहे हो, पर क्या तुम सच में उस हान नाम के लौंडे पर रहम नहीं करोगे? तीखी भौहों वाला आदमी चिढ़कर बोला, छ, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है जिन भाई? मोटा आदमी अपनी बात समझाते हुए बोला, मेरा उससे क्या लेना देना, बस इतना बता रहा हूं कि वो अभी नया नया डीप हेवन सिटी में आया है। तीखी भौहों वाला आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, नया है तो क्या हुआ, यहाँ हर 2-4 साल में कोई ना कोई नया बंदा आ ही जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस कल के छोकरे से हार जाऊंगा? वो अपने इलाके का शेर रहा होगा और वही हेकड़ी यहाँ दिखा रहा है, पर उसे नहीं पता कि ये स्पिरिट रेल्म है। मोटा आदमी उसे टोकते हुए बोला, अरे भाई, उसकी ताकत तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी शक्ति के आगे तो मैं भी खड़े होने से डरता हूँ। पर बात यह है कि बाहर से आए ये लोग एक दूसरे की बहुत तरफदारी करते हैं। उसे बस एक सबक सिखा देना, पर जान से मत मारना, वरना सीनियर मिंग के होने के बावजूद तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तीखी भौहों वाला आदमी अपनी आंखों में नफरत भरते हुए बोला, उस लड़के की जबान बहुत लंबी हो गई है, उसे सुधारना तो पड़ेगा ही। अब वो बचेगा या मरेगा ये तो लड़ाई के मैदान में ही तय होगा। मोटा आदमी फिक्रमंद होकर बोला, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। 3 दिन बाद मुझे भी उन 4 दिग्गजों से भिड़ना है, पता नहीं जीत पाऊंगा या नहीं। तीखी भौहों वाला आदमी एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, जिन भाई, आप तो बड़े विनम्र बन रहे हैं। मैंने सुना है कि आपको एक ऐसा प्राइमोर्डियल ट्रेजर मिला है जो किसी स्पिरिट ट्रेजर से कम नहीं है। मोटे आदमी के चेहरे का रंग एक पल के लिए उड़ा, पर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और हाथ हिलाते हुए बोला, अरे, बात का बतंगड़ बना दिया गया है। बस एक मामूली चीज मिली है जो बचाव के काम आती है। वो कोई जादुई खजाना नहीं है। तीखी भौहों वाला आदमी मुस्कुराते हुए बोला, ओह अच्छा, ऐसा क्या? दोनों ने थोड़ी देर और मतलब की बातें की और फिर मोटा आदमी एक लाल रोशनी बनकर गायब हो गया। उसके जाते ही तीखी भौहों वाले का चेहरा काला पड़ गया। तीखी भौहों वाला आदमी गुस्से में बड़बड़ाया, ये मोटा मुझे उन बाहर वालों से लड़वाकर अपनी रोटियां सेकना चाहता है। कितना शातिर है ये। तभी उसके ऊपर हवा में एक भारी आवाज गूंजी, वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है और उसे शक भी हो गया है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना। वो तो खैर कुछ नहीं है, पर उसका दादा मौत का दूसरा नाम है। अचानक वहां एक हरी रोशनी चमकी और एक फुट लंबा हरे पत्थर जैसा दिखने वाला वर्म यानी छोटा अजगर प्रकट हो गया। तीखी भौहों वाले आदमी ने तुरंत झुककर सलाम किया। तीखी भौहों वाला आदमी अदब से बोला, उस्ताद, आप फिक्र न करें, जैसे ही वो जगह मेरे हाथ आएगी मैं उसे पूरी तरह सील कर दूंगा। जब तक उस मोटे के हाथ कोई सबूत नहीं लगता वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वर्म ने अपना सिर हिलाते हुए बोला,
मुझे उम्मीद है कि तुम गुड़ गोबर नहीं करोगे। अगर मैं अपने स्पिरिट ट्रेजर को चमकाने में न फंसा होता तो खुद आता। ये काम बहुत बड़ा है, मुझे निराश मत करना। तीखी भौं वाला आदमी जोश में बोला, मैं अपनी जान लगा दूंगा उस्ताद, पर क्या सच में वो खबर पक्की है? वहां तो अंदरूनी शक्ति बिल्कुल नहीं है। यकीन नहीं होता कि वो महान आदमी वहां मरा होगा। वर्म की आवाज़ एकदम बर्फीली हो गई। पक्का तो कुछ भी नहीं है, पर अगर 1% भी चांस है तो हमें हाथ मारना ही होगा। अगर उसके खजाने और कल्टीवेशन की किताबें हमें मिल गईं तो मेरी अगली मुसीबत टल जाएगी और तुम भी स्पेशल टेम्परिंग स्टेज पर पहुंच जाओगे। इसलिए 3 दिन बाद जीत हर हाल में चाहिए। अगर वो छोकरा ज्यादा तंग करे तो उसे वहीं ढेर कर देना। तीखी बाहों वाला आदमी सहम गया, पर तुरंत बोला, जी उस्ताद, मैं समझ गया। वर्म ने अपना मुंह खोला और अंदर से एक काला छोटा सा घंटा निकाला, जिसके ऊपर अजीबो गरीब निशान बने थे। वर्म ने कहा, ये लो मेरा 1000 सोल बेल, 3 दिन में इसे साध लो, इसके बाद तुम्हारी जीत पक्की है। आदमी खुशी से झूम उठा और घंटा अपनी आस्तीन में रख लिया। वर्म उसकी दूसरी आस्तीन में समा गया और वो आदमी नीली रोशनी बनकर उड़ गया। उधर हानली को कानो कान खबर नहीं थी कि उसकी मौत की सुपाली दी जा चुकी है। वो शहर के नक्शे को देखते हुए एक ऊंची जगह पर रुक गया। डीप हेवन सिटी कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, बल्कि एक पूरा राज्य था। इसके चारों तरफ ऊंची दीवारें और जादुई घेरे यानी फॉर्मेशन लगे थे, जिन्हें तोड़ना बड़े बड़े दिग्गजों के बस की बात नहीं थी। शहर के बाहर एक तरफ खौफनाक जंगल था, जहां इंसान और दानव पहरा देते थे। शहर के अंदर लाखों की फौज तैनात रहती थी। ये शहर 2 हिस्सों में बटा था, एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ दानव। दोनों के बीच एक दीवार खड़ी थी, क्योंकि वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। बस शहर के बीचों बीच एक ऊंची मीनार थी, जहां दोनों जातियों के बड़े बुजुर्ग यानी एल्डर बैठकर बड़े फैसले लेते थे। हानली इसी रहस्यमयी माहौल को देख रहा था और अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। हानली उस जगह खड़ा था जो एल्डर टावर से कोई 10 किलोमीटर दूर थी। उसने उस विशाल आसमानी पत्थर के टावर को देखा जो बादलों को चीरता हुआ ऊपर जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और दिमाग में गहरी सोच चल रही थी। उसने सुना था कि उस टावर पर हमेशा इंसान और दानव जाति का कम से कम एक बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज वाला दिग्गज एल्डर तैनात रहता है। ये बात सोचकर ही हनली का दिल थोड़ा बैठने लगा। इंसानों वाली दुनिया में तो डीटी ट्रांसफॉर्मेशन वाले कल्टीमेटर ही इतने रहस्यमयी होते थे कि उनके दर्शन दुर्लभ थे, मगर यहाँ डीप हेवन सिटी में तो वो बॉडी इंटीग्रेशन वाले दिग्गजों के इतने करीब था कि आगे चलकर उनसे कायदे से सलाह मशवरा भी कर सकता था। हनली ने सोचा कि जब तक उसके शरीर से दूसरी दुनिया वाली वो चमक या असर खत्म नहीं हो जाता, तब तक रहने के लिए इससे बढ़िया अड्डा और कोई नहीं हो सकता। हनली हवा में मंडरा रहा था और उसके चेहरे पर सोच विचार के भाव थे। वो उस वैंग नाम के आदमी के साथ होने वाली लड़ाई के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच रहा था। उसने तो पहले स्पेशल टेम्परिंग वाले दिग्गजों का भी सामना किया था, तो ये लड़ाई उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शहर का थोड़ा और मुआयना करने के बाद हनली नीली रोशनी की एक लकीर बनकर फ्लाइंग स्पिरिट पैलेस की तरफ उड़ चला। अपने कमरे में लौटते ही हनली ने फौरन रेस्ट्रिक्शन को चालू कर दिया। उसने तसल्ली थी कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, और फिर चुपचाप अपने गुप्त कमरे में जाकर पालथी मारकर बैठ गया। भले ही उसे आने वाली जंग में अपनी जीत का पूरा भरोसा था, पर वो ऐसा बंदा नहीं था जो बिना तैयारी के मैदान में उतरे। खैर, उस काम से पहले उसे एक छोटा सा निपटारा करना था। हानली ने अपनी आस्तीन झटकी और दूसरे हाथ में एक छोटी सी चांदी की चूड़ी जैसा ब्रेसलेट आ गया। ये ब्रेसलेट बहुत ही बारीकी से बना था, पर वजन में एकदम हल्का था, जिससे पता चलता था कि ये अंदर से खोखला है। ये कोई मामूली गहना नहीं, बल्कि एक स्पिरिट बीस्ट ब्रेसलेट था, जो स्पिरिट रियल की स्टोरेज वाली चूड़ियों जैसा ही होता है। इसके अंदर कई खाने बने हुए थे, ताकि अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े और जादुई जानवर एक साथ रखे जा सकें। सेटिंग सन टूम वाली यात्रा के बाद हनली ने अपने सारे पालतू जानवर इसी में डाल दिए थे। यहाँ तक कि उसके गोल्ड डेवरिंग बीटल्स और वीपिंग सोल बीस्ट भी इसी में थे। अब उसके पुराने थैले का काम खत्म हो चुका था। उसने ब्रेसलेट पर हाथ फेरा और तुरंत उसमें से पीले रंग की एक गेंद जैसी रोशनी बाहर निकली। वो रोशनी पलक झपकते ही बड़ी हुई और 1 फुट के छोटे से जानवर में बदल गई, जिसका शरीर नीली रस्सियों से जकड़ा हुआ था। ये वही बदला हुआ लेपर्ड किरण बीस्ट था जिसे सेटिंग सन टूम्ब में स्पिरिट ट्राइब वालों ने पकड़ लिया था। शीयान की यादों को खंगालने के बाद हनली को पता चला था कि भले ही ये छोटा सा जानवर आम तेंदुए जैसा दिखता है, पर असल में इसकी रगों में किरण खानदान का खून दौड़ रहा है। ऊपर से ये एक बदला हुआ रूप था, इसलिए अभी पूरी तरह बड़ा न होने के बावजूद इसमें नेसेंट सोल स्टेज जितनी ताकत थी।
जब हनली की जादुई ताकत वापस आ गई तो उसने इस जानवर को पालतू बनाने की सोची, मगर ये जानवर बड़ा ही खूंखार और काफी अक्लमंद था। ऐसा लगता था कि ये हनली के आगे घुटने टेकने के बजाय मरना पसंद करेगा। इसलिए हनली के पास इसे कैद में रखने के अलावा कोई चारा नहीं था, ताकि इसकी हैकड़ी निकाली जा सके। कई दशकों तक कैद में रहने के बाद आखिरकार इस नन्हे जानवर की हिम्मत जवाब दे गई थी। कुछ दिन पहले ही इसने ब्रेसलेट के अंदर से हनली को इशारा भेजा था कि अब ये इसकी गुलामी करने को तैयार है। मगर हनली उस समय अपनी मुसीबतें और बाकी कामों में इतना फंसा था कि उसे इस पर ध्यान देने का मौका नहीं मिला। अब उसके पास 3 दिन थे, जिसमें वो इस छोटे जानवर को अपना पालतू बना सकता था। जैसे ही वो छोटा जानवर थैले से बाहर आया, वो हनली की तरफ गिड़गिड़ाते हुए देखने लगा। उसकी हरी आंखों में मिन्नतें थीं। अपनी छोटी सी बिल्ली जैसी देह के साथ वो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। हनली ने ठंडे लहजे में उसे धमकाते हुए बोला, अब मैं तेरे शरीर पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहा हूँ। अगर तूने इसे मान लिया तो मैं तुझे इन रस्सियों से आज़ाद कर दूंगा और तुझे कुछ फ़ायदे भी दूंगा, नहीं तो तुझे अगले 100 साल के लिए फिर से बंद कर दूंगा। वो जानवर बहुत ज्यादा अक्लमंद तो नहीं था, पर उसे हनली की बात समझ में आ गई थी। 100 साल की कैद की बात सुनकर उसका शरीर कांप उठा और उसने अपना छोटा सा सिर हिलाकर हामी भर दी। हनली के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने अपना हाथ घुमाकर दर्जन भर चांदी की पतली सुइयां निकाली। उसने हाथ उठाया और सारी सुइयां बिजली की फुर्ती से उस जानवर के शरीर में जा धंसी। इसके तुरंत बाद हनली ने एक चमकता हुआ लाल तालिस्मान निकाला। उसने अपने मुंह से खून के सार की एक बूंद बाहर निकाली और तालिस्मान को उंगलियों में पकड़कर हवा में लहराया। वो तालिस्मान एक खून की धुंध में बदल गया जो वहीं जम गई। हनली ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और अपने सिर के ऊपरी हिस्से को थपथपाया। नीली रोशनी चमकी और एक नन्हा सा नेसेंट सोल एक छोटे से कढ़ाई जैसे बर्तन के ऊपर दिखाई दिया। जैसे ही वो नेसेंट सोल बाहर आया, उसने अपने मुंह से हरे रंग की एक गोली छोड़ी। वो खून की धुंध उस गोले की तरफ लपकी और दोनों मिलकर हरे और लाल रंग का गोला बन गए। फिर उस नेसेंट सोल ने अपनी उंगलियों से कुछ जादू किया और उस गोले में कई मंत्र फूंक दिए। अचानक वो रोशनी का गोला बुरी तरह उबलने लगा और एक खौफनाक भूतिया सिर में बदल गया, जिसके चेहरे के हाव भाव बहुत ही डरावने थे। नेसेंट सोल ने उस जानवर की तरफ इशारा किया और वो भूतिया सिर अपना मुंह फाड़कर एक झटके में उस जानवर के दिमाग में घुस गया। उस जानवर के मुंह से एक जोर की चीख निकली और वो अपनी आंखें उलटकर जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय उसके पूरे शरीर पर हरे और लाल रंग की रोशनी अजीब तरीके से चमकने लगी। ये देख हनली के चेहरे पर सुकून आया और उसने उस जानवर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक दबी हुई आवाज आई और उस जानवर के शरीर पर बंधी नीली रस्सियां टूटकर बिखर गईं और गायब हो गईं। इसके बाद हनली ने उस जानवर पर ध्यान देना छोड़ दिया और अपनी आंखें बंद करके तपस्या में लीन हो गया। बाकी बचा हुआ समय हनली अपने गुप्त कमरे में ही रहा और 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। चौथे दिन की सुबह कमरे के बाहर लगे रिस्ट्रिक्शन को चीरती हुई रोशनी की एक लकीर अंदर की तरफ आई। मगर जैसे ही वो गुप्त कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, सफेद रोशनी की एक परत ने उसे रोक दिया। उसने दोबारा अंदर जाने की कोशिश की, पर नाकाम रही और एक झंझनाहट वाली आवाज निकालने लगी। तभी अचानक नीली रोशनी चमकी और हनली वहां प्रकट हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर उस रोशनी की लकीर को पकड़ लिया। वही हनली जो 3 दिन से तपस्या कर रहा था। उसके कंधे पर वो छोटा लेपर्ड बीस्ट बैठा था। हनली ने बड़े आराम से अपनी स्पिरिट सेंस उस रोशनी के गोले में डाली। ये हेवनली जेड पवेलियन की तरफ से भेजा गया एक संदेश था, जो स्पिरिट लैंड की लड़ाई के बारे में था। हनली ने खुद से बुदबुदाते हुए बोला, अच्छा, तो वास्ट मार्शल हॉल में है मुकाबला। उसने अपने हाथ आपस में रगड़े और वो रोशनी का गोला गायब हो गया। फिर वो सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। 4 घंटे बाद एक खुले मैदान के ऊपर आसमान में हनली सफ़ेद रोशनी के एक बहुत बड़े घेरे के अंदर हवा में टिका हुआ था। उस घेरे के बाहर सोने के कवच वाला एक तगड़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक घाव का निशान था और तेवर एकदम ठंडे थे। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और हनली शांति से इंतजार कर रहा था, पर वो कवच वाला आदमी थोड़ा बेचैन लग रहा था। वो बार बार आसमान में चमकते 7 सूरज की तरफ देख रहा था, जैसे समय का हिसाब लगा रहा हो। तभी दूर से एक चमक दिखाई दी और नीली रोशनी की एक लकीर तेजी से आई। पलक झपकते ही वो उस घेरे के पास रुकी और उसमें से एक कल्टीवेटर बाहर निकला। उस आदमी ने चापलीसी वाली मुस्कान के साथ उस कवच वाले दिग्गज को झुककर सलाम किया और वेंग नाम के उस आदमी ने बोला, सीनियर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक खजाना तैयार कर रहा था, इसलिए देर हो गई। उम्मीद है कि अभी बहुत देर नहीं हुई होगी। उस कवच वाले आदमी ने रूखेपन से जवाब दिया,
अगर तू जरा भी और देर करता तो मैं तुझे बाहर निकाल देता। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू एकदम सही वक्त पर पहुंचा है। अब ऊपर या। उसने अपना हाथ घुमाया और एक सुनहरी जादुई मुहर उस सफेद घेरे की तरफ फेंकी। फौरन उस घेरे से तेज रोशनी निकली और हन ली के दुश्मन के लिए 10 फुट चौड़ा रास्ता खुल गया। वो आदमी खुश होकर नीली रोशनी की तरह उस घेरे के अंदर घुस गया। जब उसने हन ली की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही गंदी और टेढ़ी मुस्कान थी। उस आदमी ने नफरत भरी आवाज में बोला, तो तू वाकई आ गया। लगता है तुझमें कुछ तो हिम्मत है, पर ये सोचना कि तू एक मामूली शुरुआती डीटी ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर होकर मेरा मुकाबला कर लेगा, तेरी बेवकूफ़ी है। हनली ने बस एक आलसी सी मुस्कान दी, जैसे उसे जवाब देने में भी आलस आ रहा हो। ये देखकर वो आदमी गुस्से में पागल हो गया और उसके दिल में हनली को खत्म करने की आग और तेज भड़क उठी। तभी उस कवच वाले कल्टीवेटर ने ऐलान किया, ध्यान से सुन लो, इस लड़ाई का कोई नियम या पाबंदी नहीं है। जब तक तुम इस घेरे के अंदर हो कुछ भी कर सकते हो। जब तक कोई हार नहीं मान लेता मैं बीच में नहीं आऊंगा। अगर लगे कि बस की बात नहीं है तो पहले ही हार मान लेना। स्पिरिट लैंड की लड़ाइयों में वैसे तो मौतें कम होती हैं, पर बुरी तरह घायल होना आम बात है। अगर तुम दोनों को कोई ऐतराज नहीं है तो शुरू करो। हनली और उसका दुश्मन एक दूसरे को दूर से घूरते रहे और किसी ने कुछ नहीं कहा। कवच वाले आदमी ने सिर हिलाया और जोर से चिल्लाया, शुरू करो। हनली और उसका दुश्मन एक ही पल में हरकत में आ गए। सामने ऐसा दुश्मन था जिसकी इज्जत बड़े बड़े कल्टीवेटर करते थे, इसलिए हनली उसे कम आंकने की भूल नहीं करने वाला था। उसने अपनी आस्तीन झटकी और 72 छोटी तलवारें बाहर निकलीं, जिनमें से हर एक महज 1 इंच की थीं। सुनहरी चमक के साथ वे सुनहरे कमल के फूलों में बदल गईं, जो हनली के चारों तरफ घूमने लगे। उसी समय उसने अपना मुंह खोला और एक छोटा सा बर्तन बाहर निकाला। वो बर्तन तेज रोशनी के साथ बढ़कर 10 फुट का हो गया। ये और कुछ नहीं बल्कि हेवन वॉइड कॉल्ड्रन था। दूसरी तरफ उस आदमी ने भी अपनी उंगलियों से जादू किया और उसके शरीर से नीली रोशनी के दाने निकलने लगे। ये दाने राइस के दाने जितने छोटे थे, पर अनगिनत थे और उन्होंने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। फिर उस आदमी ने हवा में हाथ चलाया और चांदी की एक तेज रोशनी चमकी, जिसके बाद उसके हाथ में एक चमकता हुआ चांदी का पहिया आ गया। वो हथेली के बराबर था और काफी पुराना लग रहा था। उस पर बने हुए मंत्रों से साफ था कि वो कोई मामूली चीज नहीं है। उसने वो चांदी का पहिया हवा में उछाला और वो रोशनी की एक गेंद बन गई। कुछ मंत्र पढ़ते ही वो गेंद तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही पलों में वो 30-40 फुट की एक विशाल गेंद बन गई, जो उसके सिर के ऊपर चांदी के सूरज की तरह चमक रही थी। इतना सब करने के बाद उसने हनली की तरफ देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे उन 72 तलवारों से इतना डर नहीं लगा, पर हनली के सामने मंडराते उस विशाल आसमानी बर्तन को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। खैर भई, तमाशा तो अब शुरू हुआ था। वैसे तो खाली शक्ल देख के किसी खजाने का दमखम मापना नामुमकिन था, पर दुनिया जानती है कि हांडी, चिराग और आईने जैसे खजाने ऐसी टेढ़ी खीर होते हैं जिनसे पार पाना अच्छों की बस की बात नहीं होती। हैनली के पास जो हेवन वॉइड कॉल्ड्रन था, उससे ऐसी खतरनाक अंदरूनी शक्ति निकल रही थी कि सामने वाले धुरंधर के पसीने छूट गए। उसे समझ आ गया कि ये लड़ाई गुड़ गोबर होने वाली है, इसलिए उसने बिना देर किए पहल करने की सोची। उसने झट से एक हैंड सील बनाया और उसके बदन के चारों तरफ जो नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, वो देखते ही देखते चमकीले नीले रेत के दानों में बदल गई। वो रेत आसमान में ऐसे फैली कि पलक झपकते ही पूरा सूरज ढक गया और चारों तरफ बस नीला कोहरा छा गया। उसी शोर शराबे में वो बड़ा सा चांदी का पहिया भी कहीं छिप गया। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और वो नीली रेत का पहाड़ हैंडली के ऊपर टूट पड़ा। जब रेत के लाखों दाने आपस में टकराए तो ऐसा शोर हुआ जैसे आसमान में बिजली कड़क रही हो। हैंडली ने अपनी आंखें सिकोड़ी, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उसके चारों तरफ जो सुनहरे कमल के फूल मंडरा रहे थे, वो ऊपर की तरफ लपके। उन फूलों से ऐसी चकाचौंध रोशनी निकली कि माहौल एकदम खौफनाक हो गया। जैसे ही रेत उन फूलों से टकराई, वो फूल 10-10 फुट बड़े हो गए और चक्री की तरह घूमने लगे। उनकी पंखुड़ियां किसी तेज आरी जैसी थीं, जिन्होंने उस नीले रेत के तूफान की धज्जियां उड़ा दी। हैनली के उन 72 सुनहरे फूलों ने उस तूफान को वहीं खूंटा गाड़ के रोक दिया। सामने वाले बंदे की आंखों में हैरानी तो हुई, पर उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ नया मंत्र पढ़ा। तभी उस रेत के बीच में से वो चांदी का मेटल सेवरिंग व्हील बिजली की तरह निकला और सीधे एक सुनहरे फूल पर जा लगा। उस आदमी ने मन ही मन सोचा कि अब आएगा मजा।
उसने ये पहिया डार्क गोल्ड सैंड नाम की नायाब चीज से बनाया था, जो किसी भी तलवार या कुल्हाड़ी के पर खच्चे उड़ा सकता था। पर भाई यहाँ तो पासा ही पलट गया। सोने और चांदी की रोशनी आपस में ऐसे भिड़ी कि आंखें चौंधी आ गईं। दोनों एक दूसरे को दबाने में लगे थे। तभी अचानक उस सुनहरे कमल ने अपनी पंखुड़ियां खोली और उस चांदी के पहिए को पूरा का पूरा निगल लिया। उस पहिए से एक दर्दनाक चीख निकली और वो अंदर ही टूटकर चकनाचूर हो गया। हैनली ने मौका देखते ही अपनी उंगली हेवन वॉइड कॉल्ड्रन की तरफ उठाई। हांडी का ढक्कन अपने आप उड़ा और उसमें से नीली रोशनी की अनगिनत लपटें निकली। इन लपटों ने आसमान में फैली नीली रेत को जकड़ लिया और घसीटते हुए हांडी के अंदर डाल दिया। सब कुछ इतनी फुर्ती से हुआ कि जब तक उस आदमी को होश आता उसकी आधी रेत चोरी हो चुकी थी और उसका अपनी चीजों से नाता टूट चुका था। उस आदमी ने हक्के बक्के होकर चिल्लाते हुए कहा, ओह, ये तो स्पिरिट ट्रेजर्स हैं। उसने अपनी 100 साल की मेहनत को आंखों के सामने मिट्टी में मिलते देखा तो वो आग बबूला हो गया। उसने झट से अपने मुंह से खून की एक बूंद निकाली और हवा में एक लाल रंग का निशान बनाया। जैसे ही उसने उस निशान पर हाथ मारा वो गायब हो गया और अगले ही पल हैनली के ठीक सामने एक डरावना नीला खोपड़ी वाला भूत बन के प्रकट हुआ, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग थे। नज़ारा इतना खौफनाक था कि किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। हानली ने बस अपना मुंह खोला और उसके अंदर से सोने की बिजली का एक कड़ाका निकला। उस डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग ने उस भूत के ऐसे पर खच्चे उड़ाए कि वो बस धुएं का गुबार बन के रह गया। सामने वाले की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ आ गया कि मामला हाथ से निकल रहा है। तभी उस आदमी ने अपने दांत भींचे और अजीब सा हैंड सील बनाया। पूरे मैदान में जैसे साधु संतों के मंत्र गूंजने लगे। उसने आसमान की तरफ उंगली की और वो नीली रेत जो अब तक लड़ रही थी वो अचानक हवा में जम गई। देखते ही देखते वो छोटे दाने बड़े बड़े नीले पत्थरों में बदल गए, जो शीशे की तरह चमक रहे थे। उन भारी पत्थरों के बोझ से हानली के सुनहरे फूल भी धीमे पड़ गए। हानली ने देखा कि उस आदमी का पूरा शरीर रोशनी से नहाया हुआ है और उसके बाल पागलों की तरह उड़ रहे हैं। वो अपनी पूरी जान झोंक रहा था। हानली ने बिना घबराए अपने सिर पर हाथ रखा और वहां से मटमैली सलेटी रोशनी निकली। ये डिवाइन एसेंस फ्यूज्ड लाइट थी। जैसे ही ये रोशनी उन पत्थरों से टकराई वो भारी पत्थर रुई की तरह हल्के हो गए और वापस रेत बन गए। उस सलेटी रोशनी ने सारी रेत को अपनी लपेटे में ले लिया। मैदान के बाहर खड़ा वो कवच वाला पहरेदार जो अब तक बुत बना खड़ा था, उसके चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए। उसे समझ आ गया कि हानली कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं है। उस आदमी ने खिसियाकर और गुस्से में पागल होकर पूछा, ये कौन सी बला है? तूने मेरी ब्लू क्रिस्टल सैंड को कैसे बस में किया? हानली ने मजे लेते हुए मुस्कुराकर कहा, तुझे क्या लगता है मैं तुझे अपना राज बताऊंगा? हानली को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि अगर वो चाहे तो इस बंदे को कच्चा चबा जाए, पर वो फालतू का झमेला नहीं चाहता था। पर सामने वाला बंदा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी एक हथेली से तांबे का एक बिल्ला निकाला जिस पर धुंध छाई थी और दूसरे हाथ में चांदी का एक कागज पकड़ा जिस पर अजीब लिखावट थी। हानली ने खतरा भांपते ही अपने सुनहरे फूलों को जोड़कर एक 100 फुट बड़ा महाकमल बना दिया और खुद के चारों तरफ सलेटी रोशनी का एक मजबूत किला तैयार कर लिया। तभी उस आदमी ने तांबे का बिल्ला हवा में उछाला और उसमें से 20 फुट ऊंचा एक हरा पुतला निकला, जिसकी चमड़ी पत्थर जैसी थी। वो एक खतरनाक पपेट था। साथ ही वो चांदी का कागज फटने से काली धुंध निकली और उसमें से एक विशाल काला भेड़िया निकला, जिसकी हरी आंखें मौत का पैगाम दे रही थी। इतने पर भी उस आदमी का मन नहीं भरा। उसने एक गहरी सांस ली, उसका चेहरा खून जैसा लाल हो गया और उसके सिर से एक नीला नेसेंट सोल बाहर निकला, जिसके हाथ में एक छोटी सी काली घंटी थी। बाहर खड़ा वो कवच वाला दिग्गज चिढ़कर दहाड़ा, छी, ये तो 1000 सोल बेल है। क्या वो बूढ़ा पागल हो गया है जो अपने चेलों को ऐसी खतरनाक चीजें बांट रहा है? उस नीले नेसेंट सोल ने बच्चों जैसी आवाज में हंसते हुए बोला, दिग्गज महोदय, मैंने ये अपने गुरु से मांगी है। इसमें कोई नियम तो नहीं टूटा ना? उस पहरेदार ने ठंडी आवाज में कहा, नियम तो नहीं टूटा, पर इस घंटी को चलाने के लिए तुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। क्या एक जमीन के टुकड़े के लिए तू अपने पांव उखाड़ना चाहता है? नेसेंट सोल ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही हानली का वो विशाल सुनहरा कमल पास आया, उसने वो काली घंटी उसकी तरफ उछाल दी। उधर वो हरा पुतला हर कदम के साथ बड़ा होता हुआ हानली की तरफ झपटा और वो काला भेड़िया धुएं की तरह गायब होकर घात लगाने लगा। माहौल में मौत जैसी खामोशी छा गई थी और रोंगटे खड़े कर देने वाला सस्पेंस भर गया था। जैसे ही वो काली घंटी हवा में उछली, उसमें से टिन टिन करती बड़ी ही सुरीली आवाजें निकलने लगीं। हैनली को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी स्पिरिचुअल सेंस के अंदर कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो। अगले ही पल उसका पूरा शरीर ऐसे झटके खाने लगा जैसे किसी ने बिजली का नंगा तार छुआ दिया हो। हालत इतनी खराब हो गई कि वो आसमान से सीधे नीचे गिरते गिरते बचा।
हैनली बेचारा इस हमले से बुरी तरह सकपका गया, पर तभी उसकी ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक अपने आप जाग उठी और उसके दिमाग में एक ठंडी लहर दौड़ गई, जिससे उसका दिमाग फिर से ठिकाने आ गया। उसका चेहरा डर के मारे एकदम सफ़ेद पड़ गया था, पर शुक्र है कि उसका शरीर अब काबू में था। हैनली ने मन ही मन डरते हुए और खुद को संभालते हुए बोला, ये तो पक्का कोई स्पिरिट ट्रेजर है। किसी मामूली चीज़ में इतनी ताकत हो ही नहीं सकती कि मेरे होश उड़ा दे। हैनली ने तुरंत पलटावार करने की ठानी। उसने अपने हाथों से एक जादुई मुद्रा बनाई और अपने दिमाग की सारी शक्ति को एक गोले की शक्ल में समेटकर सीधे सामने वाले पर दे मारा। उधर हैनली का दुश्मन तो हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा नहीं था कि 1000 सोल बेल का वार झेलने के बाद भी हैनली इतनी जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। भले ही ये घंटी का सबसे घातक हमला नहीं था, पर फिर भी कम कल्टीवेशन वाले बंदे की तो इसे सुनकर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उस दुश्मन ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए सोचा कि अब इस घंटी में और ज्यादा जान फूंकनी पड़ेगी, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके खुद के स्पिरिचुअल सेंस में ऐसी टीस उछी जैसे किसी ने लोहे की गर्म कील सीधे उसके दिमाग में ठोक दी हो। उस बेचारे की फूटी किस्मत की उसका स्पिरिचुअल सेंस हैनली के मुकाबले बहुत कमजोर था। हैनली के स्पिरिट स्टन थॉर्न वाले वार ने उसका कचरा कर दिया। वो दर्द के मारे पागलों की तरह चिल्लाया और अपना सिर पकड़कर जमीन पर गेंद की तरह गोल बन गया। उसके शरीर से निकली उसकी नेसेंट सोल भी डर के मारे वापस अंदर घुस गई। बस एक पल की ढील हुई और 1000 सोल बेल पर से उसका काबू पूरी तरह हट गया। ये देखते ही हैनली की आंखों में मौत जैसी ठंडी चमक आई। उसने सामने से आते हुए उस पहाड़ जैसे पपेट की कोई परवाह नहीं की और दूर हवा में तैर रहे सोने के बड़े से कमल की तरफ इशारा कर दिया। वो जादुई कमल लट्टू की तरह तेजी से घूमा और ऊपर से आकर उस काली घंटी को अपनी सुनहरी रोशनी के घेरे में जकड़ लिया। तभी वो हरे रंग का पपेट फूलकर 60-70 फीट ऊंचा हो गया और उसने अपना भारी भरकम मुक्का पूरी ताकत से हैनली की तरफ भांजा। एक जोरदार धमाका हुआ और उस पपेट का मुक्का हैनली के हेवन वॉइड कॉल्ड्रन से जा टकराया। उस वार में इतनी जान थी कि वो कढ़ाई जैसा बर्तन थरथरा उठा और उसका साइज आधा रह गया। भाई साहब, उस पपेट में तो गजब का जोर था। इसी बीच उस सुनहरे कमल के अंदर से डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। काली घंटी ने खुद को बचाने के लिए 10 फीट बड़ी एक परछाई खड़ी कर दी, जिसने कमल की धारदार पंखुड़ियों को रोक रखा था। साथ ही उस घंटी से काले धागे जैसे कुछ तार निकले, जिन्होंने कमल को चारों तरफ से लपेट लिया और उसकी रफ्तार धीमी कर दी। हैनली ये नज़ारा देख ही रहा था कि तभी वो काला भेड़िया किसी भूत की तरह उसके पीछे प्रकट हुआ और झपट्टा मार दिया। उसने अपने पंजों से हैनली की सलेटी रंग की डिवाइन एसेंस फ्यूज्ड लाइट वाली ढाल को ऐसे फाड़ दिया जैसे वो कागज की बनी हो। माना कि वो ढाल बहुत तगड़ी थी, पर वो 5 तत्वों से बनी चीज़ों को ही रोक सकती थी, और ये भेड़िया तो किसी और ही बला का बना था। उस भेड़िए को लगा कि उसका काम बन गया, पर तभी हैंडली के 2 सुनहरे मुक्के बिजली की रफ्तार से उसके पंजों से जा टकराए। हड्डियां टूटने की कड़कड़ाती आवाज आई और भेड़िए के आगे वाले पंजे चकनाचूर हो गए। वो भेड़िया दर्द के मारे बुरी तरह रोया और उस टक्कर के धक्के से पीछे जा गिरा। अब हैंडली उसकी तरफ घूमा। उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था, जैसे कोई स्वर्ग का देवता धरती पर उतर आया हो। उस भागते हुए भेड़िए को देखकर हैंडली के चेहरे पर बर्फीली मुस्कान आई और वो हवा में धुएं की तरह गायब होकर पनक झपकते ही भेड़िए के सिर के ऊपर जा पहुंचा। अपनी जादुई शक्ति वापस पाने के बाद हैंडली अब शिफ्टिंग स्मोक स्टेप्स का इस्तेमाल बड़े आराम से कर पा रहा था। भले ही ये चाल थंडरस्टॉर्म विंग्स जितनी तेज नहीं थी, पर छोटी दूरी के लिए हैंडली के वज्र जैसे शरीर के साथ ये बहुत ही घातक थी। हैंडली को अपने सिर पर देख उस काले भेड़िए ने अपनी पूरी जान लगाकर मुंह से काले गोले की आग उगली, पर हैंडली ने बड़े ही बेपरवाह अंदाज में अपना सुनहरा हाथ हवा में लहराया और उस गोले को ऐसे उड़ा दिया जैसे किसी मक्खी को भगा रहा हो। उसी वक्त उसने अपनी आंखों में सारी शक्ति डाल दी, जिससे उसकी आंखों से नीली रोशनी फूट पड़ी। उस रोशनी में उसे भेड़िए के शरीर की एक एक नस और बनावट साफ दिखने लगी। अगले ही पल हैंडली फिर गायब हुआ और सीधे भेड़िए के पेट के पास आ खड़ा हुआ। उसका चेहरा एकदम भावहीन था। उसने फुर्ती से भेड़िए का सिर और एक टांग अपने लोहे जैसे हाथों में जकड़ ली। उसने एक भयानक दहाड़ मारी और अपनी दोनों बाहें पूरी ताकत से बाहर की तरफ खींच दी। हैंडली के पास अब इतनी ताकत थी कि वो लोहे के दैत्य को भी चीर दे, तो फिर ये तो सिर्फ जादुई तावीज से बना एक जानवर था। खचच की आवाज के साथ भेड़िए का सिर धड़ से अलग हो गया। सिर कटते ही उसके शरीर से काली रोशनी फूटी और वो धुएं में बदल गया, पर वो कटा हुआ सिर अब भी हैंडली के हाथों में जिंदा था और छटपटा रहा था।
हानली ने ठंडी हंसी हंसते हुए अपनी दूसरी हथेली हवा में भींची और वहां चांदी जैसी आग का एक गोला बन गया। वो आग एक पल में एक चांदी के कौवे फायर रेवन में बदल गई और एक तीखी आवाज करते हुए सीधे उस कटे हुए सिर पर टूट पड़ी। हैरानी और खौफ के मारे वो सिर चिल्ला रहा, पर चांदी की आग ने उसे एक पल में राख कर दिया और वो धुआं बन गया। उस कौवे ने सारा काला धुआं डकार लिया और वापस हानली के पास आ गया। कौवे ने अपने मुंह से एक चांदी का टैलिस्मैन बाहर निकाला, जिसे हानली ने लपक लिया। ये वही तावीज़ था जिसे दुश्मन ने शुरू में इस्तेमाल किया था, पर अब इसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। हानली अब उस 100 फीट ऊंचे हरे पपेट की तरफ मुड़ा और हवा को चीरते हुए उसके सिर के ऊपर जा पहुंचा। वो पपेट बेचारा हेवनवुड कॉल्ड्रन से उलझा हुआ था और लगातार उस पर मुक्के बरसा रहा था। कढ़ाई हर मुक्के पर पीछे हटती और छोटी हो जाती, पर वो भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो बड़े बड़े राक्षसों के वार झेल चुकी थी। हर वार के बाद वो वापस अपनी जगह आती और फिर से बड़ी हो जाती। उस पपेट के पास अपना दिमाग तो था नहीं और उसका मालिक दर्द से बेहाल था, इसलिए वो बस अंधाधुंध वार किए जा रहा था। हानली को भले ही स्पिरिट रेल्म की इस कठपुतली कला की ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर उसने मोनार्क ऑफ सोल डाइवर्जेंस की किताबों से जो सीखा था वो दुनिया में सबसे हटकर था। उसने अपनी जादुई आंखों से 1 सेकंड में उस विशाल पपेट की कमजोरी पकड़ ली। उसने चुपचाप वो चांदी का तावीज अपनी जेब में डाला और आगे बढ़ा। सुनहरी रोशनी चमकी और वो पपेट की पसलियों के ठीक पीछे जा खड़ा हुआ। हानली के शरीर से चटकने की आवाजें आईं और उसने पपेट की पसलियों के नीचे एक खास जगह पर जोरदार मुक्का जड़ा। उस मुक्के में इतनी हवा का दबाव था कि आसपास का अंतरिक्ष फटने को तैयार था। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और पपेट के शरीर में गहरा गंधा पड़ गया। वो भारी भरकम पपेट फुटबॉल की तरह हवा में उछला और धड़ाम से नीचे जा गिरा। पर हानली ने उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया। उसने मुक्कों की ऐसी बारिश कर दी कि उसी जगह पर छेद हो गया। हानली ने तुरंत अपने हाथ रगड़े और उस छेद के अंदर सुनहरी बिजली का एक तगड़ा झटका छोड़ दिया। पपेट के अंदर कड़कड़ाते धमाके हुए और वो विशालकाय दानव पल भर में सिकुड़कर सिर्फ 1 फुट का खिलौना बनकर जमीन पर बेजान पड़ गया। ये सब देखने में लंबा लगा, पर हानली ने भेड़िए और पपेट का काम तमाम सिर्फ चंद सेकंडों में कर दिया था। तभी उसका दुश्मन उस दिमागी दर्द से बाहर निकला। पर जब उसने देखा कि हानली सोने की तरह चमक रहा है और उसके सारे खिलौने मिट्टी में मिल चुके हैं, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दुश्मन ने हक्का बक्का होकर चिल्लाते हुए बोला, अरे ये तो वज्रा आर्ट्स की पूरी महारत है। तुम तो शरीर को फौलाद बनाने वाले धुरंधर निकले। बाहर खड़ा कवच वाला बंदा चुप था, पर उसके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। हानली ने बड़ी शांति से अपने दुश्मन को देखा और बोला, हाँ, तो कल्टीवेटर वेंग, क्या आगे भी पिटने का इरादा है? उस आदमी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। कल्टीवेटर वेंग ने आग बबूला होकर दहाड़ते हुए कहा, तुमने जो सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा निकले, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? चाहे मेरी 100 साल की तपस्या गुड़ गोबर हो जाए, पर आज मैं तुम्हें इस 1000 सोल बेल का असली काल दिखाऊंगा। उसने पागलों की तरह ऊपर उस काली घंटी को देखा जो अभी भी कमल से लड़ रही थी। उसने कोई जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके सिर से उसकी नैसैंट सोल फिर बाहर निकली। उस नन्ही सी जान ने भी एक हाथ से मुद्रा बनाई और दूसरे से आसमान की तरफ इशारा किया। एक नीली रोशनी का खंभा सीधे जाकर काली घंटी से टकराया। घंटी थर्राई और उसने उस सारी नीली रोशनी को सोख लिया। तभी उस आदमी ने दूर से घंटी की तरफ उंगली दिखाई और उसमें से एक तीखी आवाज निकली। अचानक उस जादुई घेरे के अंदर हवा पागलों की तरह घूमने लगी और बिना किसी आहट के आसमान में एक काली और पतली दरार उभर आई।